पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा फिर वही रिक्वेस्ट, फिर वही गुजारिश कि देखिए ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद डिबेट की तरफ आए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने विधायकों से लोकसभा चुनाव को लेकर रिपोर्ट तलब की है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है, रिपोर्ट में उसका कारण भी पूछा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व इसका आकलन करेगा। माना जा रहा है कि 4 जून के बाद इस रिपोर्ट को लेकर दिग्गज नेता मंथन करेंगे और उसके बाद विधायकों की आगे की भूमिका को लेकर फैसला होगा। एमपी बीजेपी ने विधायकों से मांगी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मांगी रिपोर्ट। रिपोर्ट में पूछी गई क्षेत्र में कम वोटिंग की वजह। आधे से ज्यादा विधायक सौंप चुके हैं रिपोर्ट। पार्टी को कई विधायकों की रिपोर्ट का इंतजार। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता करेंगे रिपोर्ट का आकलन। पार्टी की रिपोर्ट से मिलाई जाएगी विधायकों की रिपोर्ट। आकलन के बाद केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। रिपोर्ट तय करेगी विधायकों का सियासी भविष्य। क्षेत्र में कम वोटिंग पर मंत्रियों पर लटक सकती है तलवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग के पहले प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग की थी और कम वोटिंग को लेकर विधायकों मंत्रियों को चेतावनी दी थी। बीजेपी मतदान बढ़ने को पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत बता रही है, तो कांग्रेस तंज कसते हुए बीजेपी को चुनाव लड़ने की मशीन बता रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अकर्मण्यता की वजह से प्रथम 2 चरणों में मतदान प्रतिशत अत्यंत कम हुआ। उसके बाद भाजपा संगठन, बड़े नेताओं, विधायकों, मंत्री, यहां तक कि पन्ना प्रमुख तक ने जिम्मेदारी ली, जिसका परिणाम दिखा कि तीसरे और चौथे चरण में मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ तक कार्य किया है। अच्छा होता अमित शाह जी गृह मंत्री होने के नाते विधायकों से ये रिपोर्ट कार्ड मांगते कि 5 साल में आपने क्या विकास कार्य किए। मोहन यादव जी, आप बताएं कि जो संकल्प पत्र जारी किया था उस पर क्या काम किया। लेकिन वही बात आ गई चुनाव की कि बस चुनाव से संबंधित ही रिपोर्ट मांगी जाएगी, बैठकों की रिपोर्ट मांगी जाएगी, आपने कितने प्रचार प्रसार किए, कितनी रैलियां की, कितने झंडे गाड़े, बस इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कुछ। तभी तो हम कहते हैं कि भाजपा राजनीतिक दल कम, जनहित से उसका कोई लेना देना नहीं, ले दे के सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन बन चुकी है। ये तो हुई रिपोर्ट पर सियासी बयानबाजी। अब जान लीजिए विधायकों से रिपोर्ट में पूछे गए सवाल। विधायकों के क्षेत्र में कैसा रहा वोट प्रतिशत? बूथवार वोट प्रतिशत की स्थिति कैसी रही? किन बूथों पर पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोट पड़े? जहां कम वोटिंग, वहां पार्टी की संभावनाओं पर कितना असर? वोट प्रतिशत कम होने के क्या कारण रहे? विधायक ने मतदान बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की? पार्टी के किस नेता ने मेहनत की और किसने औपचारिकता निभाई? प्रचार के दौरान विधायक कितनी रात गांव में रहे? कुल मिलाकर बीजेपी विधायक पार्टी के सवालों के चक्रव्यूह में घिरे हैं। इनमें भी मंत्रियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ज्यादा है। वजह कई मंत्रियों के क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है। नतीजे अनुकूल रहे तो शायद कोई असर न पड़े, लेकिन परिणाम पक्ष में नहीं रहे तो मंत्रियों विधायकों को शाह की सख्ती का सामना जरूर करना पड़ेगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी। फ्यूचर की डगर, रिपोर्ट पर नजर, आज का मुद्दा। और इस बड़े सवाल पर आज हम डिबेट में गौर करेंगे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर 4 जून के बाद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कई परिवर्तन संभावित हैं। परिवर्तन इस लेवल पे कि जो नेता, जो विधायक, जनप्रतिनिधियों की हम खासतौर पर बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बेहतर काम किया, वो अपना आगे का मुस्तकबिल, अपना आगे का भविष्य बेहतर पाएंगे। और जिनको चुनौती है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय करती है और किस तरह से उन्हें समझाइश दी जाती है, ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि जिस तरह के दावे हैं 400 पार के दावे पे विशेषज्ञों का कहना है कि 300 पार तो हर हालत में, अब कितना दम है इस दावे में 4 जून बताएगा। लेकिन बीजेपी बहुत उम्मीद से भरी हुई है और इसीलिए अभी से वो जीतने वाली, तीसरी बार जीतने वाली पार्टी की तरह बिहेव कर रही है और तय कर रही है चीज़ों को कि तीसरे टर्म में हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल नंबर 1, क्या विधायकों का भविष्य तय करेगी
ये बात कि उनके क्षेत्र में मतदान की रिपोर्ट कैसी है, हेल्दी है तो उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य हेल्दी है, स्वस्थ है, अन्यथा कुछ तो गड़बड़ है दया। सवाल नंबर 2, क्या विधायकों से ज्यादा मंत्रियों पर लटक रही है रिपोर्ट की तलवार? बेशक जितना बड़ा ओहदा उतना ही तगड़ा एक प्रेशर का भी दांव रहेगा कि अगर आप बड़े हैं तो ज़्यादा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मुश्किलें बढ़ेंगी। तीसरा सवाल, बीजेपी विधायकों की रिपोर्ट कांग्रेस को हमला बोलने का मौका देगी? बेशक अगर इसके आधार पर कोई चीज़ सामने आएगी तो कांग्रेस को मौका ज़रूर मिलेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनीष त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़, बहुत स्वागत है मनीष जी। उनके साथ है जितेंद्र मिश्रा जी, सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत करता हूं मिश्रा जी आपका। और पंकज चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो हैं ही, अच्छे लेखक हैं और प्रेरणादायी एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी, वक्ता के तौर पर भी अपना खास मकाम रखते हैं। मनीष जी, पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा समझाइए मुझे कि 4 जून के बाद निश्चित तौर पर फ्री हैंड तो है ही डॉक्टर मोहन यादव के पास, और ताकत से वो आगे बढ़ेंगे, जैसा मोदी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और तेज सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि उधर हम होंगे ऐसा दावा था उनका, और उधर आपको तो रहना ही है 5 साल। लेकिन ये परिवर्तन जो है, जिनकी बात हम अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं और आप बखूबी जानते हैं उसको, किस तरह से शेपअप हो सकता है, ये सब कुछ कैसे आकार लेगा? शरद जी, ये जो रिपोर्ट है, जो इस तरह की कार्यप्रणाली, जिस तरह से बीजेपी काम करती है, यही बीजेपी की ताकत है और बीजेपी उसी पर वापस से फोकस कर रही है। अमित शाह जब पहले चरण में मतदान कम हुआ, उसके बाद जब मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने सारे विधायकों को, मंत्रियों को स्पेशली ताकीद किया था कि जिनके क्षेत्र में कम वोटिंग होगी उस पर एक्शन होगा। हालांकि बीजेपी ने खुले मंच से या खुले तौर पर इसको शायद स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो अभी रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं शरद जी कि 20 से ज़्यादा मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में पिछले बार से शायद कम वोट पड़े हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं रिपोर्ट में कि उन मंत्रियों पर तलवार लटकी है। लेकिन विधायक भी उसके घेरे में हैं, क्योंकि जहां मतदान कम होगा, अमित शाह जी का निर्देश है, और अमित शाह का निर्देश, भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह का निर्देश क्या होता है ये हम सब जानते हैं। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्ट बहुतों के लिए तलवार की तरह काम करेगी, और कुछ लोग इसी में अपना भविष्य भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई जाएगा तो कोई आएगा भी, तो कुछ लोग इसको मौका देख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है। ओहो, आपने तो जो जाएगा जो आएगा यहाँ तक बात पहुँचा दी आपने। ये तो धड़कनें आप बढ़ा रहे हैं मनीष जी। 4 जून के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पर आपका इशारा मंत्रियों की तरफ है कि जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है उनके लिए एप्रिसिएशन के वर्ड्स होंगे, और होना भी चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया है क्या उनके बारे में कुछ बेहद कठोर फैसले होंगे, ये देखिए वक्त बताएगा, यहाँ बैठकर अभी प्रेडिक्शन। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, नो वन कैन से कि क्या डिसीजंस वो लेते हैं, क्या फैसले वो लेते हैं, क्योंकि ये अगर उनकी सरकार बनती है तो ये तीसरा मौका होगा, और तीसरे मौके में एक अलग डिसिप्लिन्ड और बीजेपी, और ज़्यादा मजबूत फैसले की बीजेपी आप बेहद उम्मीद कर सकते हैं कि नज़र आ सकती है अगर मौका मिलता है। शुभकामनाएं बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। जितेंद्र जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। तमाम दावे हैं, विदेश में बैठे एक्सपर्ट भी, अमेरिकन एक्सपर्ट भी कह रहे हैं 300 पार हो रही है। प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि 3 अ से ग्रस्त है कांग्रेस, अज्ञानता, अहंकार, और एक और अ की बात है, मनीष जी आपको याद हो तो आप 3 अ की बात उन्होंने की है। बहरहाल उनका सोचना है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की, ये बताती तो है पार्टी देखिए कितना सोचती है। यानी सत्ता में आप यहाँ हैं, वहाँ अगर आते हैं तीसरी बार तो वहाँ भी रहेंगे, फिर भी इतनी गहरी सोच। जी शरद जी, 2 चीजें निकल के आई। एक तो इस पर एक बार और विमर्श हुआ था आपके चैनल पर, जब मैंने ये बात कही थी कि अमित शाह जी निश्चित तौर पर निर्देश दे गए हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया है दूसरे चरण के बाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज जी ने उस समय कहा था कि नहीं, अमित शाह जी का ऐसा कोई निर्देश नहीं, जबकि सारे समाचार पत्र और सारे टीवी चैनल्स इस बात को कह रहे थे। आज वो चूंकि मीटिंग होने वाली है इसलिए फिर से उस विषय को ले आया गया। जी, दूसरी चीज, ये जो उम्मीदों से भरी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कहीं ना कहीं घबराहट दिख रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण आपने सुने होंगे जी, चुनाव में किसी विषय को लेकर के मूल मुद्दों से भटकना, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को ये संभव नहीं था कि वो अपनी लाइन से भटक जाएं, और कहीं ना कहीं अगर वो भटके हैं
तो निश्चित तौर पर घबराहट है ये। अब आपने बात की प्रशांत किशोर और तमाम पत्रकारों की, दूसरी धारा के भी पत्रकार हैं जो ये बता रहे हैं कि 200 और 250 पे सिमटने का मामला है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका भी आकलन होगा। बात आपने कहा वोटिंग परसेंटेज कम होने का, अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और आज उस घेरे में जैसे त्रिपाठी जी ने बताया कि 20 मंत्री आ गए हैं, अनेकों विधायक आ गए, और ख़ास तौर से महिला विधायक मंत्री जिन्हें आपने नारी शक्ति का सम्मान कहते हुए बनाया था, उनकी क्या विश्वसनीयता बची है वो अब सामने दिख गई। 10 से 15% वोट नारी शक्ति का कम हुआ है। उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पिछड़ गया क्षेत्र में जाने में। उसके पीछे जो सोच दिख रही है वो ये है कि जनता सवाल कर रही थी कि आपको वोट क्यों दें, 10 सालों से आप वोट लेते आ रहे हैं, आपका वादा था महंगाई कम करेंगे, आपका वादा था बेरोजगारी खत्म करेंगे, और आपने कहा था अगर नोटबंदी पर इस देश में सफलता ना मिले, काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए बांटेंगे। तो आपने नोटबंदी पर क्या देश को दिया? ये सारे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है, इसलिए वो क्षेत्र में कम गए और उसके लिए वोटिंग परसेंट की पंकज जी, बड़ी तगड़ी रिपोर्ट है आपकी कांग्रेस के पास, बहुत ही मजबूत रिपोर्ट है। और जितेंद्र जी तो घोषणा कर ही रहे हैं कि करीब करीब लगभग 20 मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं घेरे में है। जी, आप खूब मुस्कुरा रहे थे, ठीक है जी। देखिए, पीके ने सर जी कहा था अज्ञानता, आलस्य और अहंकार जी, 3 आ जो है वो कांग्रेस के लिए समस्या बने, और उन तीनों आ का परिचय हमारे प्रिय मित्र आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी ने दिया, और उन्होंने इतने आत्मविश्वास के साथ बातचीत करी जैसे पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी की बुद्धिवटी से अंतर्यामी हो गई। उनको वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग का पैटर्न सबका पता चल गया, परिणाम घोषित हो गए। अमित शाह जी ने उस बैठक में क्या कहा, उन्होंने जितेंद्र मिश्रा जी से कहा कि मिश्रा जी आपकी डिबेट के लिए आप जब जाएंगे, यही बात आपने उस दिन कही थी, फिर सुन तो चलो, यही बात कही थी। अरे फिर आपको बता गए वो, आज उसका प्रमाणिकता हो गई, मतलब प्रमाणिक किसकी प्रमाणिकता मानू? आ गया वीडियो आपके पास उस बैठक का। आप नकार दीजिए कि अमित शाह जी ने कुछ नहीं बोला इसको लेकर के। उस दिन आपने नकारा था, आज भी नकार दीजिए पंकज जी। जितेंद्र जी सुन तो लो, क्या लिख के नकारूं? स्पष्ट बोल रहा हूँ, नकार दिया। अरे अमित शाह जी ने कोई ऐसी बातचीत नहीं करी है। कौन सी कहानी कांग्रेस लेकर बैठी है हमारी समस्या पर है। ये सारे समाचार पत्र, ये सारे चैनल झूठ बोल रहे थे उस दिन, आज ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? मेरी बात तो सुनो मिश्रा जी, इसमें प्रसन्नता है आपको, प्रसन्न बने रहो। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी 400 के पार, कांग्रेस का सुपड़ा भी जो साफ था ना वो भी नहीं बचने वाला। ये स्थिति पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की है। हम हर चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटें बता रहे हैं। 40 की बात तो अमित जी भी कर रहे हैं पंकज जी, 40 की बात तो अमित जी भी कर रहे हैं कि न्यूनतम जो है वो ये आंकड़ा हो सकता जी। क्या 40 सर? 40 सीटों की बात जी। कांग्रेस कह रहा था 40 का फिगर। नहीं, अमित जी कह रहे हैं, अमित शाह जी। नहीं, 40 का फिगर क्या कह रहे थे, समझा नहीं आपका सवाल। अमित शाह जी ने अपनी एक चुनावी रैली में कहा कि 40 पे सिमट जाएंगे राहुल बाबा, और लखनऊ के जो हैं भाई साहब उनके लिए यानी अखिलेश जी की तरफ इशारा किया था कि उनका तो 4 सीटों तक ही मामला महदूद हो जाएगा। सर वही तो मैं कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस के लिए तो कहा उन्होंने 40 सीटों का विषय। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में 360 सीटें ज्यादा लेगी बस। 40 के नीचे कांग्रेस पार्टी, उनसे ऊपर 400 के बाद भारतीय जनता पार्टी। तो आपका कहना है कि कोई दंड नहीं, पुरस्कार होगा, और जो है उनको प्रेम से कह दिया जाएगा भैया थोड़ा सा और परिश्रम करो, काहे कर रहे हो, कैसे कहेंगे फिर? शरद जी देखिए, दंड और पुरस्कार ऐसी इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी समय काल परिस्थिति के आधार पर निर्णय करती है जी। और मैंने जो समझा थोड़ी बहुत राजनीति कार्यकर्ता के नाते कि मंत्रिमंडल का गठन, पुनर्गठन, संगठन का और सरकार का यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उनसे परामर्श करके तय करते हैं। और आज के समय में बहुत आदर के साथ मीडिया के प्रति, क्योंकि मैं खुद मीडिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग हूं शरद जी, सूत्रों के हवाले से खबर, वो सूत्र हमने पहले गणित में सुने थे, विज्ञान में सुने थे, पर मीडिया में सूत्र चलते हैं। और ऐसे सूत्रों के आधार पर कांग्रेस पार्टी उसी आलस, अहंकार, अज्ञानता के चलते जितेंद्र मिश्रा जी जैसे मित्र दावा करते हैं, ऐसे जैसे अमित शाह जी ने इनको फोन करके कहा हो कि मिश्रा जी बोल गया, तो ये सभी उसी बात का परिचायक है जो अभी प्रशांत किशोर जी ने कहा। आलस, अज्ञानता और अहंकार, ये तीनों उसी का तो परिणाम है कि आप पता है कि पूरी तरीके से परास्त हो रहे हैं।
पूरे देश में समर्थन आपको नहीं मिल रहा। 44 का न्यूनतम फिगर था, उससे नीचे आने की स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। पूरे देश को आप धर्म के आधार पर संविधान बदलने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण लूटने की तैयारी है। जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की बातें हैं सबके साथ है, और फिर भी कह रहे हैं कि साहब जितेंद्र जी, कार्रवाई होने वाली आपके प्रिय मित्र ने, जिसको मैं विस्मृत कर गया था, जो दावा उन्होंने किया है कि अज्ञानता, आलस्य और अहंकार, उसका बार बार जिक्र किया, और वो कह रहे हैं कि ये पूरी चीजें इस तरह का कुछ भी घटेगा नहीं। शरद जी, मेरी अमित शाह जी से तो कोई बात होती नहीं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में रहता हूँ। आप लोगों के माध्यम से जो खबरें आती है उस पर हम टिप्पणी कर देते। अब पंकज जी इस बात को नकार रहे हैं कि अमित शाह जी ने कोई निर्देश नहीं दिए, तो मुझे लगता है उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं। रहा सवाल अहंकार, इस देश में बादशाह का अहंकार पूरे देश ने देखा है। जिस तरह की उनकी भाषा है, इस देश का बादशाह जिस तरह के मंचों पर भाषण देता है, उससे समझ में आता है कि अहंकारी भाषण हो रहा है। इस देश में आपने 2014 में जो आपकी भाषा थी 2019 में बदल गई। इस देश के बादशाह से उम्मीद की जाती थी पंकज जी कि इस देश के रोजगार पे बात करेगा, इस देश की महंगाई पे बात करेगा, लेकिन बादशाह की जो अहंकार चला गया था 40 पर जाने की तैयारी। चलिए मैं मनीष जी की तरफ चलता हूँ। मनीष जी हमारी जो रिपोर्ट है, एक मिनट मनीष जी, हमारी जो रिपोर्ट है, जो कहानी कह रही, पंकज जी कह रहे हैं कि सच्चाई नहीं है, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई मीडिया रिपोर्ट्स हैं। दरअसल मुझे लगता है कि ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कहा किस तरह जाता है। कहा इस तरह नहीं जाता कि इनको दंडित करेंगे और इनको पुरस्कृत करेंगे। कहा इस तरह जाता है जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में पार्टी सोचेगी, आप परिश्रम करेंगे, अच्छा है। अगर ठीक नहीं रहेगा तो उसका उत्तर तो हम मांगेंगे ना भैया, हम पूछेंगे ना क्या हुआ है। आप इसमें बहुत उलझने के बजाय कि क्या कहा है क्या नहीं कहा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के मोर्चे पर कितनी मजबूत और सख्त है, ये कहने में मुझे हिचक नहीं। मैं उदाहरण गिनाने नहीं जाऊँगा, ढेरों उदाहरण मेरे पास है। आप भी बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं विश्लेषक के नाते। क्या आपको लगता है कि कुछ समायोजन भी आवश्यक होंगे? रामनिवास रावत जी कहते हैं कि मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला कैबिनेट, हालांकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और परफॉर्मेंस का भी मूल्यांकन तो होगा ही, कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी ही जाएंगी, और वो एक मैसेज तो देंगे ही, क्योंकि बीजेपी तो 5 साल चुनाव की पार्टी होती है। जी बिल्कुल शरद जी, पंकज जी इनकार कर रहे हैं और उन्हें इनकार करना भी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी फोरम के अंदर हुई बात है, वो पब्लिक फोरम पर क्यों उसको स्वीकार करें। लेकिन बीजेपी जिस वर्किंग कल्चर के लिए जानी जाती है उसमें ये हमेशा से होता आया है। पंकज जी ने भी कहा कि कैबिनेट जो है वो मुख्यमंत्री का विषय है, बिल्कुल मुख्यमंत्री का विषय है, लेकिन हमेशा से संगठन का उसमें दखल होता है। ये हम लोग देखते रहे और आगे भी देखेंगे, और जो बदलाव होंगे वो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज कहाँ कैसा रहा, किसको क्या टास्क मिला था, उसने अपना टास्क कैसे पूरा किया, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। विंध्य क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी बम्पर जीत मिली विधानसभा चुनाव में, और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसके खाते में गया? राजेंद्र शुक्ला के खाते में गया, और आज वो डिप्टी सीएम है इस सरकार में। अब हम इसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये सामने है कि भाई उन्होंने मेहनत की, उनको क्रेडिट दिया गया। ऐसे ही लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने टास्क पर परफॉर्म किया है, वो लोग आगे आएंगे, और जो पीछे रह गए हैं उनको ये मैसेज दिया जाएगा कि आप और मेहनत करो, आपको अभी और काम करने की ज़रूरत है, और इस तरह से बीजेपी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और बीजेपी समायोजन की भी पार्टी है। कई बार उसके पैरामीटर्स इमीडिएट गोल को देखकर वो तैयार करती है कि अगर आप गोपाल भार्गव की बात करेंगे तो उन्होंने कोई ख़ता नहीं हुई उनसे, भूपेंद्र सिंह जी की बात करेंगे तो उन्होंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पैरामीटर है कि आपको कुछ मिल चुका है, आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। गोपाल भार्गव जी की बात करें तो उनके लिए कि आपको बहुत मिल, और हो सकता है इसका कोई कंपनसेशन पैकेज हो कि आगे जाकर आपको दिखे कि कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो गोपाल जी भी प्रसन्नता से आगे बढ़ रहे हैं। और भूपेंद्र जी के लिए तो कहा ही जा रहा है कि निकट भविष्य में कुछ अच्छे संकेत हो सकते हैं उनके लिए। पंकज जी, मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आपके सामने भी कई उदाहरण हैं, आपने देखे हैं कि जहाँ नेशन फर्स्ट ये बात सबसे मजबूत है बीजेपी के लिए, देश हमारे लिए पहले है, फिर पार्टी है, पार्टी के विषय हैं, पार्टी की चीज़ें हैं। लेकिन इलेक्शन को वो जितनी गंभीरता से लेती है सर, मैंने नहीं देखा कि किसी पार्टी में चुनाव को लेकर इतने प्रोग्राम्स, इतनी सारी संरचना,
इतने सारे सैकड़ों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की फौज और उसी के साथ डिसिप्लिन का एक बड़ा अदृश्य कवच। जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव सत्ता प्राप्ति का यंत्र नहीं है, लोकतंत्र का महायज्ञ है। और लोकतंत्र के महायज्ञ में पंचायत हो या पार्लियामेंट हमारे लिए उतना ही गंभीर विषय है। और इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि पंचायत के एक छोटे से वार्ड का भी चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए और यदि सरकार जिन राज्यों में उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पार्लियामेंट का चुनाव। उसी भाव भावना से लड़ते हैं। नियमित बैठक, संवाद सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा है। जनसंघ के जमाने से शरद जी ये परंपरा 1951 का जनसंघ, 1980 के बाद की भाजपा, ये प्रक्रिया है। तो बैठक नियमित होती भारतीय जनता पार्टी में, और विश्लेषण, अन्वेषण और परिवर्तन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है सर कि परिवर्तन शाश्वत सत्य नियम है। और परिवर्तन किसमें? अपनी प्रक्रियाओं में। और सुधार की हम हमेशा गुंजाइश मानते हैं। यदि श्रेष्ठ किया तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ से और सर्वश्रेष्ठ। मोदी जी ने पिछले टर्म तक 100 डेज की बातचीत करी थी टास्क की, अब 125 दिन का टास्क। शरद जी सर, मैं बता रहा हूँ कि हमारी रीति का भाग है कि हम जहां हैं वहां से और आगे जाने की बातचीत करते हैं। चलिए शुभकामनाएं आपको। जितेंद्र जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, ये बता दीजिए मुझे, बस मेरा सवाल यही है कि परिवर्तन तो आपके यहाँ भी होंगे लोकसभा के बाद निश्चित। जी जी ने कहा हम देश काल परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं। निश्चित तौर पर जब देश प्रथम की बात होती है देश प्रथम करने लगते हैं, जब सत्ता प्रथम होती है सत्ता प्रथम करने लगते हैं। आज देश प्रथम होता तो आतंकवादियों को छोड़ने जहाज से उनके घर जाते। अरे अपने लोगों की यदि हत्या भी हो जाती तो भी इस देश को नहीं झुकना था। नहीं, सीधी सी बात, आपने कहा देश प्रथम, आप महबूबा मुफ्ती जो अलगाववादियों की बात करती उनके साथ सरकार बनाते और कहते हैं देश प्रथम है। आप 52 साल तक तिरंगे को झंडा नहीं मानते और कहते हैं देश प्रथम है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार आप निर्णय लेते, जब सत्ता की जरूरत पड़ती है तो सारे मापदंड आपके खत्म हो जाते। नहीं देखिए अटल जी, नहीं शरद जी, मैं ये बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में, पंकज जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रदेश में हमने मजबूती के साथ कड़ी चुनौती पेश कर दी है भारतीय जनता पार्टी को। और ये सारे के सारे लोग कह रहे कि इस बार डबल डिजिट में कांग्रेस जीतने जा रही। चलिए कहाँ हम एक होते थे, कहाँ हम 15 जीतने जा रहे हैं। आप दोनों को, क्योंकि आप लोकतंत्र के बहुत महत्वपूर्ण पहरुए हैं, आपके बिना हम इस लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम ये भी मानते हैं कि ये जो तकरार चुनाव के समय वैसे तो 5 साल होती है, लेकिन और मीठी हो जाती है और नमकीन हो जाती है आप दोनों की तकरार, इसका भी लुत्फ लोगों को भी लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए हम मुस्कुराते हुए इस बात को खत्म करते हैं। आप सभी गेस्ट का, मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कंक्लूड करते हुए बेहिचक मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि परिवर्तन होंगे, सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी परिवर्तन होंगे। इंतज़ार कीजिए 4 जून के नतीजों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रोहिंग्या पर रण संग्राम भीषण। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।